Good evening, Sasank Sekhar. Mr. Kamlesh, someone is Kamlesh. जल्दी जल्दी जुड़िए जुड़िए फटाफट जुड़िए. Today we will discuss about micro and macro economics. Okay, for BPSC, UPSC specials, micro plus Okay, sir. macro economics. Mean to say overall, if I'm talking, so today we will introduce about Good evening, sir. economics. Good evening. Micro and macro economics will be introduced here today. My dear friend, first we have to know what do you mean by economics. सबसे पहले हमारा प्रश्न होता है कि हम इकोनॉमिक्स किसको कहेंगे. Okay, what do you mean by economics? If we are talking about the economics, first we have to know about the derivations from where it has been originated. If we are getting about the origination, this will be very comfortable to know what is the particular meaning of that particular words. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स जो होती है, इकोनॉमिक्स का जो हम ओरिजिनेशन देखते हैं, ठीक है. तो इसकी मुख्य रूप से ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो इसकी जो ओरिजिनेशन हुआ है या इसका कह सकते जो डेरिवेशन हुआ है वो हमारा ओकोनोमिया से हुआ है. ओकोनोमिया, कुछ लोग इसको ओकोनोमिया बोलते हैं, कुछ ओकोनोमस भी इसको बोलते हैं, ओकोनोमस भी बोलते हैं. ये चीजों को ध्यान देंगे. यानी कोलाबोरेशन की बात करें तो दो वर्ड की कॉम्बिनेशन है, ओकोस प्लस यहाँ पर आया नोमस या नोमिया. ठीक है, दो वर्ड. ओकोस का मतलब क्या होता है, लॉ. ठीक है, या यहाँ पर ओकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, ऐसे याद करेंगे, हाउस होल्ड. और नोमस का मतलब होता है लॉ, यानी वेयर वी कैन स्टडी अबाउट द लॉ ऑफ हाउस होल्ड. या ओकोस का मतलब वी कैन से अबाउट द रेसिडेंट. ठीक है, तो जो हमारी रेसिडेंट होती है, जो हमें डोमेस्टिक जो होम होती है, यहाँ पर हमें कैसे अपने आप को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करनी है, वेयर वी कैन डिस्कस अबाउट द स्कार्स रिसोर्सेज. तो जो हमारे पास स्कार्स जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, स्कार्स रिसोर्सेज को हम मिनिमम उसको यूज करेंगे और उससे जो मैक्सिमम जो हमारी होगी वो जो हम आउटपुट को निकालेंगे, यही हमारा कहलाता है इकोनॉमिक्स. मीन टू से इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. फर्स्ट वी हैव टू नो. ओके, इकोनॉमिक्स जो है हमारा एक सोशल साइंस है. सोशल साइंस मीन टू से वी कैन डिस्कस डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ आवर सोसाइटीज, where we can discuss about livelihood, we can discuss employment, we can discuss about income, expenditure, consumption इत्यादि. तो जहां पर हम अपने समाज से रिलेटेड भिन्न भिन्न प्रकार की जो हमारे पास चुनौतियां होती है, भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमारे नीड्स होते हैं, नेसेसिटीज होते हैं, वे सारी चीजों को जो हम स्टडीज करते हैं वो हमारे इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती है. तो इकोनॉमिक्स का हमने बात किया कि इसका जो सबसे पहले ओरिजिनेशन हुआ वो ओकोनोमिया से ओकोनोमस से हुआ, जो हमारा एक ग्रीक वर्ड है, इसे भी आप ध्यान से याद रखिएगा. तो ओकोस का मतलब हमने देखा कि हाउस होल्ड होता है, या आप इसको दूसरे शब्द में और बोल सकते हैं तो इसका मतलब हैबिटेट होता है. हैबिटेट का मतलब हम कह सकते हैं रेसिडेंट होता है, रेसिडेंट मतलब आवास होती है. और नोमस का मतलब लॉ होता है, नोमस का मतलब रूल होता है. यानी जो हमारी हैबिटेट है, हैबिटेट को हमें कैसे रखना है, हैबिटेट को कैसे चलाना है, इसके बारे में जो भिन्न भिन्न प्रकार के हम आइडिया डेवलप करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के रूल और भिन्न प्रकार के जो लॉ हम सीखते हैं, इसी चीज को हम लोग मुख्य रूप से बोलते हैं ओकोनोमियस या ओकोनोमस या इकोनॉमिक्स. इज इट ओके और नॉट? Second formation, if you are talking about the economics, is a social science which tries to study how to achieve the maximum benefits using a scarce या minimum या limited resources of our economy. Understanding the economics, we have to identify about the important and by which we can also provide the maximum welfare of the society using the resource available. Is it okay? Mean to say, if I'm talking about the resources, in the form of resources, you can also find out the result. Suppose that if I'm talking about the resources, okay, तो रिसोर्सेज का मतलब हम समझ सकते हैं, इमेजिन हम कर लेते हैं, ठीक है, कि दिस इज आवर, हमारे पास जो है ये मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास ऑयल है, और ऑयल में भी हम देख लेते हैं, मान लीजिए हमारा पेट्रोल है. ठीक है, तो पेट्रोल को हमने क्या किया, यूज किया. सबसे पहले तो ये हमारे पास रॉ मटेरियल्स में है. ठीक है, अब यहाँ से जो है ये मुख्य रूप से जो हमारा चला एक जो पीरियड हुई, तो यहाँ से एक मान लिया जाए कि हमारे जो पेट्रोल पंप है, ठीक है, ये हमारा पेट्रोल पंप तक आती है. ठीक है,
ये पेट्रोल पंप तक हमारा आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये रिसोर्सेज को हमने क्या किया कि बहुत सारे लोगों के पास भिन्न भिन्न प्रकार के, मान लीजिए गाड़ी हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के उनके पास ऑटोमोबाइल्स हैं। इस ऑटोमोबाइल्स में क्या किया, यहाँ से हमने प्रोड्यूस किया, यानी हम यहाँ पर क्या कर दिया, कंट्रीब्यूट कर दिया, या कह सकते हैं हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। यानी हमने क्या देखा कि जो हमारे पास एक नेचुरल रिसोर्स थे, इस नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्या किया, एक लिमिट में यहाँ पर लाया पेट्रोल पंप तक, ठीक है। और पेट्रोल पंप तक हमने जो यहाँ पर लाया है, तो ये जो प्रक्रिया हुई यहाँ पर हमने इसके द्वारा क्या किया, प्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमने यूज के फॉर्म में लिए, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, प्रोड्यूस कर दिया, यानी हमने इसको रिफाइन कर दिया। और रिफाइन करने के बाद भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमारे पास वैन थे, कार है इत्यादि में हमने क्या किया, इसको डाला, उसके द्वारा हम इस्तेमाल किए। तो ये जो हमारी पूरी की जो प्रोसेस हुई, ये सारी प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स बोलेंगे। यहां तक सबको समझ में आया होगा मे भी। अब इसके आधार पर यदि चर्चा करते हैं, इसको और ज्यादा आप डीप में यदि देखने की कोशिश करते हैं, तो किसी भी जो हमारे लिवलीहुड होती है, हम कह सकते हैं जो हमारे पास जो टोटल पॉपुलेशन होता है, ठीक है। तो ये जो मुख्य रूप से जो हमारा टोटल जो पॉपुलेशन होते हैं, वो पॉपुलेशन के पास जो नीड होता है, वो मुख्य रूप से दो तरह से होता है। एक तो उनका नीड होता है और एक उनका हो जाता है वांट। अब ये दोनों में अंतर होता है, नीड और वांट में क्या है। जैसे हमें जीने के लिए हमें क्या चाहिए, तो एयर चाहिए। हमें जीने के लिए क्या चाहिए, तो फूड चाहिए। जीने के लिए क्या चाहिए, तो हमें हाउस चाहिए, होम चाहिए, सबसे पहली बात, ठीक है। और वाटर भी हमें चाहिए। तो ये सारे जीने के लिए हमें चाहिए, तो ये सारे के सारे जो है क्या है, ये हमारे नीड कहलाते हैं। वांट का मतलब हुआ कि हमें जीने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए और घर चाहिए, लेकिन किसी ने कहा कि हमको तो भैया पेट्रोल चाहिए, हम पेट्रोल अब पीना चालू करेंगे। तो भाई पेट्रोल सबसे पहले पीने और खाने का चीज नहीं है। इट मीन टू से कि यहाँ पर जो इनकी इच्छा हो गई, अब इनकी नीड नहीं है, बल्कि इनके अब क्या हुआ, वांट हो गया। समझ में आ रहा है। तो वांट का मतलब होता है जो हमारा एक्सेस होने लगते हैं। तो एक्सेस जो फॉर्म होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वांट कहलाता है। तो जो देश की हमारे टोटल पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को जो उनकी एक बेसिक नीड्स है, ध्यान दीजिएगा, उनकी जो बेसिक नीड्स है, बेसिक नीड्स को ही फुलफिल करना हमारा इकोनॉमिक्स कहलाती है। इस आधार पे आप देख सकते हैं कि किसी भी देश की जो टोटल पॉपुलेशन होता है, टोटल पॉपुलेशन को फुलफिल करना या किसी भी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इस आधार पर यदि हम चर्चा करें, तो इसको आधार बनाते हुए हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड की यदि हम बात करें, या हम कह सकते हैं एंशिएंट की यदि हम बात करें, तो एंशिएंट में सबसे पहले यदि हम इकोनॉमिक्स की बात करें, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की जो चर्चा हुई थी, सबसे पहले यदि आप इसको देखिएगा, तो एक इंसान था जिसको नाम था हेस्वाइड। ध्यान दीजिएगा, एक इंसान था जिसका नाम था हेस्वाइड। हेस्वाइड कौन थे, तो हेस्वाइड एक फार्मर थे सबसे पहला, ठीक है, और साथ ही साथ एक यह कवि भी थे, ठीक है। तो हेस्वाइड नाम के एक इंसान थे, जिन्होंने कहा जाता है ही वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिक थिंकर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ही वॉज ये जो थे ये पहले इकोनॉमिक थिंकर्स थे, ये ध्यान दीजिएगा। ही वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिक थिंकर्स हु इंट्रोड्यूस अबाउट द इकोनॉमिक कंसिडरेशंस ऑफ द पार्ट, यानी जिन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक के बारे में उन्होंने पोंडर किया, उसके बारे में सोचा। और यह बात होती है लगभग 8वीं शताब्दी की, ध्यान दीजिएगा। 8वीं जो हमारी सेंचुरी हुई थी, 8वीं शताब्दी में सबसे पहले इकोनॉमिक्स पर जो थिंकिंग करने का कोशिश किया था, वह एक इंसान था जिसका नाम था हेस्वाइड, जो देखा जाए तो प्रोफेशनली जो था वह एक फार्मर थे, साथ ही साथ वह एक कवि भी थे। उन्होंने सबसे पहले देखा। हेस्वाइड जो थे एक ग्रीक व्यक्ति थे, ये चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। ग्रीक नेशंस के एक इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले इन्होंने जो वर्ल्ड की इकोनॉमी के बारे में हम यदि चर्चा करें, तो वर्ल्ड की इकोनॉमी के बारे में इन्होंने जो मैटर दिया वो 3 चीजें दिया इसको मेजरमेंट का। एक उन्होंने दिया लेबर का, दूसरा इन्होंने दिया मटेरियल्स का, ठीक है, और तीसरा तो जो हुआ उन्होंने टाइम को दिया। मतलब लेबर, मटेरियल और जो हमारा टाइम होता है, ये तीनों के तीनों हमारा एक दूसरे से कोलाबोरेट या कह सकते हैं मिक्स या कह सकते हैं रेसिप्रोकल रिलेशंस को रखते हैं। और इस आधार पर उन्होंने वर्ल्ड की इकोनॉमी में बताया कि जो हमारे नीड होती है, जो हमारी आवश्यक होती है, इसको जो हम अपने एफिशिएंसी के आधार पर यदि हम इसको एलोकेट करते हैं, तो हमारी जो इकोनॉमी होगी वो मुख्य रूप से हमारा स्टेबल हो सकता है। दिस कॉन्सेप्ट वाज कंप्लीटली preceded, yeah, we can say advocated by Mr. Hesiod, who was from the Greek nations. तो इन्होंने सबसे पहले इस विचारों को रखा। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी, धीरे धीरे हम कह सकते हैं वर्ल्ड की जो अर्थव्यवस्था था, वो बहुत ज्यादा मॉडर्न होते गए, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के बदलाव होते गए, चेंजिंग होते गए। और इस चेंजिंग के आधार पर कह सकते हैं कि जो मॉडर्न जो हमारा इकोनॉमी है,
तो जो मॉडर्न हमारा इकोनॉमी है, मॉडर्न इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट था या कह सकते जो विचार था, इस विचार को देने वाले मिस्टर एडम स्मिथ साहब का नाम आता है। ठीक है, मिस्टर एडम स्मिथ, ही वॉज फ्रॉम द स्कॉटलैंड। ये एक स्कॉटलैंड के इंसान थे जो एक फिलोसफर थे, साथ ही साथ ये एक इकोनॉमिस्ट थे। दैट्स वाई इन द वर्ल्ड कहा जाता है एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमी। इनको इकोनॉमी का फादर भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया कि लगभग 1776 की बात है, 1776 ईस्वी में इन्होंने एक किताब लिखा, और इस किताब का पूरा जो नाम थे, ऐसे हम लोग जानते हैं शॉर्ट में कि द वेल्थ ऑफ नेशन इनकी किताब का नाम थी, बट दिस इज नॉट ट्रू। लेकिन यह सच नहीं है, बल्कि इनकी जो 1776 ईस्वी में इन्होंने जो किताब लिखा, और इस किताब के आधार पर दुनिया का सामने जो इन्होंने इकोनॉमी का जो विचार दिया, या पूरे वर्ल्ड के सामने कह सकते हैं इकोनॉमी क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होता है, अर्थव्यवस्था का पूरा जो कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को जो इन्होंने कंसेप्चुलाइज किया, उस किताब का मुख्य रूप से जो नाम था, उसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes of the wealth of nation, causes of the wealth of nation। यानी दिस वाज द बुक विच वाज रिटेन बाय एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने दुनिया के सामने जो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट को लाए, उन्होंने इस किताब के आधार पर 1776 में किताब को उन्होंने लिखा और इस आधार पर दिया। और इस किताब के आधार पर कह सकते हैं कि एडम स्मिथ साहब ने जो वर्ल्ड के इकोनॉमी को ले गया, वह मुख्य रूप से कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की ओर लेके गए थे। ये चीजों को ध्यान दीजिएगा, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विचार को उन्होंने रखा। लेकिन इससे पहले हमें कुछ और चीजों को जानना होगा। इससे पहले क्या जानना है कि यदि हम बात अभी भी करते हैं तो एक हमारा इकोनॉमी होता है, अब दोनों के बीच में हम तोड़ देते हैं, और एक हमारा इकोनॉमिक्स होता है। ये दोनों में मुख्य रूप से अंतर आप पहले सीख जाइए। तो इकोनॉमी जो होता है, यह एक सबसे पहले इन इंग्लिश हम देखेंगे तो यह एक हमारा इनकम्प्लीट वर्ड होता है, यानी आधा अधूरा वर्ड है। लेकिन इकोनॉमिक्स जो होता है, ये हमारा एक कंप्लीट वर्ड है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टिंग्विश, यदि हम तुलनात्मक की बात करते हैं तो ध्यान देना है। इकोनॉमी जो होती है, इकोनॉमी के पहले, जब तक हम इसके पहले कोई प्लेस इंडिकेट नहीं करते, तब तक ये हमारा अपने आप में इनकम्प्लीट वर्ड होता है। जैसे हम कह सकते हैं इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट हुआ, कहाँ की बात कर रहे हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था की बात। चाइनीज इकोनॉमी कहाँ की बात कर रहे हैं, चाइना की अर्थव्यवस्था। अमेरिकन इकोनॉमी यानी अमेरिका की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमी के साथ जब तक हमारा प्लेस इंडिकेट नहीं होता, प्लेस का हम कंसिडर नहीं करते, तब तक हमारा ये अपने आप में एक इनकम्प्लीट वर्ड होता है। लेकिन जो इकोनॉमिक्स होती है, दिस इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। तो इसमें हम भिन्न भिन्न प्रकार के इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडी करते हैं। दूसरे तौर पे यदि हम बात करें तो आप सेकंड फॉर्म में कह सकते हैं कि इकोनॉमी जो है और इकोनॉमिक्स जो है, दोनों में अंतर है। ये इकोनॉमिक्स जो है, यह मुख्य रूप से हमारा एक थ्योरी है, और ये जो इकोनॉमी है, ये हमारा जो है प्रैक्टिस है। अब आपको लग रहा होगा कि एक हमारा प्रैक्टिस होता है, एक हमारा थ्योरी, ये कैसे हुआ। दूसरे फॉर्म में इसको आप समझ सकते हैं। तो यदि हम थ्योरी और प्रैक्टिस की बात करें तो आप कह सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए दिस इज अ पर्सन, ध्यान दीजिएगा, दिस इज अ पर्सन, ओके, ही इज इन द ऑफिस, he has a laptop and computer, imagine, okay, and he is by professional एक सीए है, चार्टर अकाउंटेंट है, या कह सकते हैं यह एक इकोनॉमिस्ट है। ध्यान दीजिएगा, यह एक इकोनॉमिस्ट है या चार्टर अकाउंटेंट है। हमारे देश के कोई भी इंसान कह सकते हैं, ए बी सी कोई भी गया और इन्होंने इनसे सजेशन लिया कि हमारे पास 5 बिलियन हमारे पास रुपया है, मैं ऐसा कौन सा बिजनेस करूं जिससे कि हम अपनी अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ हम अपने लिवलीहुड को बहुत अच्छा से चला सके। ये जो इकोनॉमिस्ट साहब थे, इन्होंने कहा कि आप 5 बिलियन जो है, इसको आप मसाला बॉन्ड जो होती है, चलो आप मसाला बॉन्ड में इसका इस्तेमाल कर लो, या मसाला बॉन्ड में आप इसको आप इन्वेस्टमेंट करो। अब मसाला बॉन्ड क्या होता है, मसाला बॉन्ड में कैसे कैसे पैसा को इन्वॉल्व किया जा सकता है, कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है, इसका जितने भी क्राइटेरियाज थे, जितने भी तौर तरीका था, ये इकोनॉमिस्ट ने ये इंसान को, या मान लिया जाए हमने यहाँ पर अमन लिख दिया, अमन नाम के व्यक्ति को उन्होंने सिखाया। इज इट ओके? तो माइनस इसके बाद इन्होंने इसके बारे में सिखाया, और ये इंसान ने क्या किया कि 5 बिलियन जो इनके पैसा थे, इन्होंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया। और इन्वेस्ट करने के बाद
इन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के तौर तरीका को इन्होंने सीखा कि हमने इन्वेस्टमेंट क्या किया, उससे हमारा आउटपुट कितना आया, इसमें हमारा कैसे कैसे इसका सोर्सेस हुए, ये सारे जो इन्होंने एक्टिविटीज को यहाँ किया, एक्टिविटीज के आधार पर इन्होंने जो गेन किया, ये हमारा इकोनॉमी कहलाया। और इन्होंने एक थ्योरी फॉर्म में जो कॉन्सेप्ट को दिया, तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट चला, ये हमारा इकोनॉमिक्स चला। मिंटू से जब आप किसी को किसी भी कार्य को करने के लिए मात्र आप बताते हैं, जैसे मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनको किसी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आप पैकेज कर लो, इमेजिन करते हैं, या उन्होंने कहा कि आप इस तरह के किसी इंस्टीट्यूशंस की ओपन कर दीजिए, तो किसी ने उनको कहा, तो कहने वाला जो था वह इकोनॉमिक्स था, और मोदी जी ने वो काम को कर दिया, और कर करके उन्होंने अपने आंखों देखा हाल हर चीजों को उन्होंने देखा, सीखा तथा गेन भी किया। तो ये जो एक्टिविटी हुआ, यही हमारा इकोनॉमी कहलाता है। इज इट क्लियर और नॉट? सब लोग बताइए, पॉइंट समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। तो इकोनॉमी किसको कहते हैं, इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं, ये आपको बहुत बढ़िया से में भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के जो हमारा ब्रांचेस हैं। तो यदि हम बात करते हैं, तो ये सारे तो हमने मीनिंग बताए, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स थे, इसको हमने मीनिंग बताया। अब हम बात करेंगे ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स को देखिएगा तो मुख्य रूप से इसका ब्रांच जो हमारे पास होती है, वो मुख्य रूप से यदि हम लोग ट्रेडिशनली बात करें तो ट्रेडिशनली दो होता है। एक हमारा जो होता है वो माइक्रो होता है, और एक हमारा मैक्रो होता है। ये हम लोगों ने बचपन से सीखे होंगे। तो माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है, इसका जो ओरिजिनेशन हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो ओरिजिनेशन यानी इसका जो ओरिजिन हुआ है, एक ग्रीक वर्ड से हुआ है, और ग्रीक वर्ड में हमारा है MAKRO, माइक्रो। ये माइक्रो का मतलब होता है स्मॉलर इन साइज, यानी छोटे, जहां पर हम कह सकते हैं जो हमारे इंडिविजुअल मार्केट्स होती है, जो हमारा इंडिविजुअल कंज्यूमर्स होते हैं, और इंडिविजुअल जो हमारा प्रोडक्शंस होता है, यानी कह सकते हैं कि छोटे पैमाने पर आसपास की जो हमारे मार्केट होती है, जो हमारे कह सकते हैं बहुत कंसर्न जो मार्केट होती है, वहां पर जो हम भिन्न भिन्न प्रकार के चीजों को सीखते हैं, क्या हमें यहाँ पर प्रोडक्शन करनी चाहिए जिससे कि इसका डिमांड होगा, तो कैसा हमें कार्य करनी चाहिए जिससे कि इसका डिमांड होगा, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, जिससे कि हम अपने आसपास की जो हमारी जनसंख्या, उस जनसंख्या को हम उसकी बेसिक जो नीड्स है, उस बेसिक नीड्स उसको हम फुलफिल करेंगे। ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का कहलाता है। और इसके लिए जो हमारा फंडिंग होता है वह भी हमारा स्मॉलर इन साइज होगा। इसके लिए जो हमारा लैंड होगा वो भी हमारा स्मॉलर में आएगा। यदि इसके लिए हम प्रोडक्शंस की बात करें तो भी स्मॉलर होगा, क्योंकि ये जो हमने बात किया ये हम पार्टिकुलर मार्केट की बात कर रहा है, या हम कह सकते हैं पार्टिकुलर या इंडिविजुअल जो हमारा फर्म्स है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो छोटे पैमाने पर किसी भी उद्योग, छोटे पैमाने पर किसी भी फर्म्स को स्टेब्लिश करना, जिससे कि हमारे जो एक बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल करना ही हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हुआ, इसका भी यदि हम ओरिजिनेशन की बात करें तो इसकी भी जो ओरिजिन हुआ है यह भी हमारा एक ग्रीक वर्ड से हुआ है, और ग्रीक वर्ड था MAKRO, मैक्रो। इसका मतलब होता है लार्ज, इसका मतलब होता है लार्ज। लार्ज का मतलब आप कह सकते हैं बिगर, यानी एक बड़े पैमाने पर करना। बड़े पैमाने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी इकोनॉमी में जैसे हम बात कर सकते हैं कि जैसे हमारा इनकम क्या हुआ, जैसे हमारा एक्सपेंडिचर क्या हुआ, जैसे हमारा नेशनल इनकम क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट की हम चर्चा कर सकते हैं, रोजगार की आप चर्चा कर सकते हैं, आप यहाँ पॉवर्टी की चर्चा कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ आप इन्फ्लेशन की चर्चा कर सकते हैं। यानी ओवरऑल यदि हम बात करें तो ये हमारा एक लॉन्ग लास्ट की चर्चा करता है, एक लंबे समय, लंबी अवधि, लॉन्ग पीरियड की चर्चा करता है। तो जहां पर हम अपने आधारभूत संरचनाओं को एक बेहतर कर सकते हैं ढंग देने के लिए, एक बेहतर स्टेज देने के लिए, जहां पर हम भिन्न भिन्न चीजों के बारे में चर्चा करते हैं, जहां मात्र हम केवल इंडिविजुअल की चर्चा नहीं करते बल्कि नेशनल इंटरनेशनल की चर्चा करते हैं। ऐसा नहीं करते कि यदि मैं पटना में हूं तो पटना के मार्केट का ही जो डिमांड है उसी को केवल हमें सप्लाई करनी है। हमने स्टडी किया कि दिल्ली में क्या डिमांड होगा, बॉम्बे में क्या डिमांड होगा, और इसके अलावा फिर हम ये भी सोचेंगे कि नेपाल में हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज है इसका कैसे डिमांड हो सकता है। तो नेशनल से इंटरनेशनल लेवल तक यदि हम जाते हैं, हम अपनी मार्केट, अपनी फर्म को बहुत ज्यादा स्प्रेड करते हैं, तो ये जो हमारा फॉर्मेशन कहलाती है, ये हमारा मैक्रो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आती है।
इसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो इसके इतिहास को आप देखिएगा तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो हमारा माइक्रो और एक मैक्रो जो हमारा इकोनॉमी है, ये दोनों के बीच में जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है या जो कंपेयरिंग होता है, ऐसे आप याद करें, जो दोनों के बीच में तुलना होता है, ये तुलना करने का जो श्रेय दिया जाता है वो रैगनर फिच को दिया जाता है। रैगनर फिच हम लोग ऐसे शॉर्ट में बोल देते हैं रैगनर फिच, ठीक है, लेकिन रैगनर फिच इनका इतना शॉर्ट नाम नहीं है, इनका पूरा जो नाम है वह फुल नाम है रैगनर एंटोन किटिल फ्रिच। तो पूरा नाम रैगनर फ्रिच का जो है रैगनर एंटोन किटिल फ्रिच है, ठीक है। ये इनकी जो जन्म हुई थी वह 3 मार्च 1895 को ही वाज बोर्न एंड फाइनली ही डाइड ऑन 31 जनवरी 1973। इनकी जो जन्म हुआ था वह नॉर्वे में हुआ था। नॉर्वे के ओस्लो के नाम आप सुने होंगे, ठीक है। तो ओस्लो जो हमारा नॉर्वे में है, नॉर्वे में इनकी जन्म हुआ था 3 मार्च 1895 को और इनकी जो देहांत हुआ वह 31 जनवरी 1973 को इनको देहांत हुआ, नॉर्वे में हुआ। इसलिए इनकी यदि हम नागरिकता की बात करते हैं, इनकी नेशनलिटी की बात करते हैं, तो यह एक इंसान नॉर्वेजियन इंसान थे। कौन थे? नॉर्वेजियन एक इंसान थे, यानी नॉर्वे की इनके पास एक नागरिकता थी। अब इनके बारे में मैं आपको थोड़ा इतिहास बताता हूं। यह रैगनर फिच जो इंसान थे, रैगनर फिच ने क्या किया कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड अबाउट द डिस्टिंग्विश बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी। इन्होंने सबसे पहले माइक्रो और मैक्रो जो इकोनॉमिक्स होता है, ये दोनों के बीच में इन्होंने सबसे पहले क्या किया? तुलना करने की कोशिश किया। ध्यान दीजिएगा। और तुलना कर करके इन्होंने सबसे पहले जो कंपेयर किए यानी डिस्टिंग्विश किए वह 1933 में किया। 1933 में सबसे पहले रैगनर फिच ने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी के बीच में इन्होंने क्या किया? तुलना किया, डिफरेंस को दिखाया। आपको पता होनी चाहिए कि यदि हम नोबेल प्राइज की बात करें तो नोबेल जो प्राइज था, इसकी जो स्टेब्लिशमेंट हुई थी, स्थापना हुई थी, वो 1895 में हुआ था। और सोचिए इनका जन्म भी हमने देखा 1895 में है, डेट ऑफ बर्थ भी इनका 1895 है और नोबेल प्राइज की भी स्थापना 1895 में हुआ। लेकिन पहला जो फर्स्ट नोबेल जो दी गई थी वह 1901 में दिया गया था, मुख्य रूप से 5 सब्जेक्ट में, 5 विषय में मुख्य रूप से दिया गया था, आप सभी को पता है। और उस समय जो 5 सब्जेक्ट में जो दिया गया था नोबेल प्राइज, उसमें इकोनॉमिक्स नहीं थी। बट मिस्टर रैगनर फ्रिच जिन्होंने 1933 में 1933 में जिन्होंने सबसे पहले माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में जो तुलना उन्होंने किया, जो डिफरेंस को दिया, इस डिफरेंस को देने के कारण अंततः हम देखते हैं कि 1969 में यानी 1969 में रैगनर फिच को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। क्यों दिया गया? तुलना करने के लिए। और 1969 में ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु गॉट द इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज। यह सबसे पहला इंसान था जिन्होंने इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज ग्रहण किया। सबसे पहले चीजों को ध्यान दीजिएगा। और एक चीज इसके साथ एक चीज को भी ध्यान देना होगा कि जब इनको नोबेल प्राइज 1969 में इकोनॉमिक्स का जब दिया गया तो ये अकेले नहीं थे, ही वॉज नॉट अलोन। इनके साथ भी एक कह सकते जो रेसिपिएंट थे वह जैन टिंडरबर्जन थे। ध्यान दीजिएगा, उनका नाम था जन जन टिनबर्जन, यानी कह सकते हैं कि ही वॉज ऑल्सो एसोसिएट्स, यानी इनकी एक कलीग्स भी थे। तो 1969 में जो नोबेल प्राइज दिया गया इकोनॉमिक्स का, तो पहले तो हमने देखा कि यहाँ पर रैगनर फिच को दिया गया और साथ ही साथ उनके दोस्त या उनके सहभागी आप कह सकते हैं जिनका नाम था जैन टिंडरबर्जन। इनको भी ये दोनों को मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि 1969 में इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज ये दोनों को दी गई। यहाँ तक सबको क्लियर है या नहीं, सो बताइए। यस सर। अब हम बात करते सर हैं। सेम के लिए हाँ बोलिएगा। जैन जैन टिनबर्गन को सेम के लिए मिला था। यस 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 यस। तो वो भी जो थे उन्होंने भी 1969 में जो इकोनॉमी जो साइंस थी ना, तो इसको लेकर कह सकते हैं जो फर्स्ट नोबेल जो मेमोरियल जो प्राइज का निर्माण किया, तो ही वाज को व्हाट वी कैन से रेसिपिएंट, ठीक है।
तो जैन टिनबर्जन जो थे वो एक कह सकते हैं कोरेसिपिएंट इनके साथ थे। इज इट ओके? अब समझ में आ गया होगा? यस सर, थैंक यू। थैंक यू। तो अब हम चलते हैं, तो ये हमारा जो ट्रेडिशनली यदि हम बात करें तो ट्रेडिशनली जो हमारा ब्रांचेस है, इस ब्रांचेस में हमने देखा कि एक हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, एक हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। इसके अलावे भी आपको पता होनी चाहिए कुछ हमारे पास जो होते हैं अदर्स भी हमारा ब्रांचेज में आते हैं, अदर्स इकोनॉमिक्स में ब्रांचेज आते हैं। उसमें अदर्स में यदि हम बात करते हैं तो इसमें हमारा डेवलपमेंटल एक होता है, या डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो अब बात होती है डेवलपमेंट, हमारा जो इकोनॉमिक्स होती है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स क्या होता है सबसे पहली बात। तो इसके बारे में यदि हम बात करें डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के बारे में, तो जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स होती है वो मुख्य रूप से यदि बात करें तो जितने भी डेवलपिंग कंट्री है एक्चुअली, तो जितने भी हमारे पास डेवलपिंग कंट्रीज हैं, या कह सकते हैं जो लो इनकम वाले कंट्री हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं, जितने भी हमारे लो इनकम वाले जो हमारे कंट्रीज हैं, दोस आर सीकिंग फॉर दिस। तो मुख्य रूप से लो इनकम वाले कंट्रीज जो हैं वो इस तरह के जो हमारे इकोनॉमी का जो एस्पेक्ट्स है, इस तरह के एस्पेक्ट्स को फुलफिल करने की इसमें कोशिश करते हैं। और इसके पीछे मुख्य जो मोटो होता है, या कह सकते जो लक्ष्य होता है डेवलपमेंट इकोनॉमी में, वह होता है कि जो हमारा लो इनकम जो कंट्री है, या कह सकते जो डेवलपिंग कंट्री है, हाउ टू ट्रांसफॉर्म इनटू डेवलप्ड इकोनॉमी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास लो इनकम वाला जो कंट्री है, इसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर दें इनटू अ प्रोस्पेरस, भी कह सकते हैं अ प्रोस्पेरस इकोनॉमिक्स। प्रोस्पेरस इकोनॉमी का मतलब रिच इकोनॉमी कह सकते हैं। द पॉपुलेशंस ऑफ दैट belong economy, what they expect, what the challenges they are facing, actually they all are fulfilling under their geographical boundary। तो ऐसी जो इकोनॉमी होती है वो हमारा डेवलपमेंट इकोनॉमी कहलाता है। तो ये जो मुख्य रूप से होती है छोटे छोटे इकोनॉमी या गरीब जो इकोनॉमी वर्ल्ड के होते हैं, वे सारे इकोनॉमीज के लिए होता है, जिसको कि कह सकते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के जो एक्टिविटीज होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं, डिसिप्लिन स्टेप्स आप कह सकते हैं, वे सारे गवर्नमेंट के द्वारा उठाए जा सकते हैं। जो वहाँ के बड़े बड़े जो रिफॉर्मर्स होते हैं, पॉलिसी जो मेकर्स होते हैं, वे सारे के द्वारा इस तरह के स्टेप्स उठाए जा रहते हैं, जिससे कि जितना आप कह सकते हैं शॉर्ट पीरियड में, कम समय में हो सके, इकोनॉमी को हम ट्रांसफॉर्म एक प्रोस्पेरस के रूप में कर दें, या कह सकते हैं कि लार्जेस्ट के रूप में कर दें, या कह सकते हैं सफल इकोनॉमी के रूप में कर दें। तो इसके पीछे मुख्य जो मुद्दा होता है, जो मोटो होता है, ऑब्जेक्टिव होते हैं, दिस इज द फर्स्ट वन। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड अदर इकोनॉमी, तो सेकंड आप अदर इकोनॉमी की यदि चर्चा करें, तो मुख्य रूप से सेकंड जो हमारा अदर इकोनॉमी होता है वो हमारा होता है बिहेवियरल। ठीक है, वो होता है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। अब बात होती है कि बिहेवियरल इकोनॉमी क्या होती है। बिहेवियरल इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, इसमें हम कह सकते हैं स्वभाव से रिलेटेड होंगे, यानी इस ये जो होता है इन दिस इकोनॉमी वी कैन स्टडी अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, इफेक्ट्स ऑफ सोशल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल फैक्टर्स। यानी जिसमें हम कह सकते हैं अपनी समाज, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे कॉग्निटिव है, या कह सकते हैं जो हमारा इमोशनल, जो हमारा बिलोंगिंग है, फैक्टर्स, ये सारे एक्टिविटीज को हम मुख्य रूप से यहाँ पर स्टडी करते हैं। और हैविंग दिस एक्टिविटीज वी कैन फाइंड आउट आवर डिसीजन। और अंततः जो हमारे देश की गवर्नमेंट होती है, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, वे सारे के सारे एक ऐसे स्टेज पर आ जाते हैं, ऐसे एक डिसीजन लेकर के आते हैं, जो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, या कह सकते हैं कंसेंसस फॉर द मार्केट फैक्टर्स भी हो सकता है। जो हम कह सकते हैं बाजार में क्या डिमांड होनी चाहिए, बाजार की क्या बिहेव है, बाजार की क्या हम कह सकते हैं कैरेक्टराइजेशन है, उसकी क्या डिमांड है, उस डिमांड के आधार पर अंततः इस तरह की इकोनॉमी को जन्म दिया जा सकता है, जिससे कि कह सकते हैं कि जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका हम मिनिमम इस्तेमाल करें, स्कार्स लिमिटेड इस्तेमाल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उसका भी हम आउटपुट निकाल सकें, तथा आने वाले जो हमारा फ्यूचर है, आने वाला जो भविष्य है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दे सकें। तो ऐसे जो इकोनॉमी होते हैं वो हमारा बिहेवियरल इकोनॉमी कहलाते हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट ऑफ द बिहेवियरल इकोनॉमी, तो आप बिहेवियरल इकोनॉमी में कुछ ऐसे भी पार्ट्स को देख सकते हैं। एक्चुअली इसमें क्या होती है कि जो हमारे पीपल्स होते हैं, ठीक है, तो इस पीपल एक ऐसी एक्टिविटीज को करते हैं जिससे कि कह सकते हैं कि जो हमारा इरेशनल जो डिसीजन होता है, तो हम कह सकते हैं कि तो इरेशनल एक्टिविटीज करते हैं, इरेशनल वो डिसीजन भी लेते हैं, ऑन विच वी कैन से व्हाई एंड हाउ, क्यों किया जाए,
तथा कैसे किया जाए, और इस आधार पर जो हमारे पास बिहेवियर यानी जो सोसाइटी की डिमांड है, जो हमारी कॉग्निटिव जो डिमांड है, उसके आधार पर हम कैसे उसकी सप्लाई कर सकते हैं, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज। तो ये सारी जो एक्टिविटीज होती है यहाँ पर ऑन द बेस ऑफ वी कैन से प्रेडिक्शंस व्हाट आवर इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, what our society expects. So there is also a predictions. On the basis of prediction, we can also accumulate different types of idea, and we can also manufacture and produce the goods and services by which we can fulfill the populations. तो इस आधार पे हम अपने देश की जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या को भी हम यहाँ पर फुलफिल कर सकते हैं। उसके अलावा यदि हम थर्ड फॉर्मेशन की बात करें, तो इसका थर्ड जो होती है अदर में, वह मुख्य रूप से हमारा होता है इन्वायरमेंटल। थर्ड जो होती है वो होता है हमारा इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल का मतलब क्या हुआ कि देश की जो हमारा पर्यावरण है, देश की जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसको देखते हुए गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्ट करना। इट मीन टू से वी हैव the form of the conceptualizations and concept by which we can study the branches of economies, जहां पर हम इन्वायरमेंट को एक पॉलिसी बना के देखेंगे कि ऐसे हम कौन कौन से चीजों को प्रोडक्ट कर रहे हैं जिससे कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उस पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। सबसे पहली बात तो अपने इन्वायरमेंट को देखते हुए जब हम अपने इकोनॉमी की जो पॉलिसी होता है उसको जब हम बनाते हैं और उसके द्वारा हम अपने इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज होता है उसको हम कर सकते हैं बहुत तेजी से हम स्प्रेड करते हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार के हमारे इन्वायरमेंट पे किसी भी प्रकार का नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी प्रकार का अकाउंट या कह सकते हैं कॉस्ट जो होती है नहीं पड़ता, बल्कि हम उससे और बेनिफिट्स को लेते हैं। तो ये जो होता है हमारा मुख्य रूप से इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स कहलाता है। इसके बाद हमारा जो होता है चौथा, वो हमारा इंटरनेशनल भी कहलाता है। अब प्रश्न बनेगा हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्या होगा। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होती है कि ये भी एक इकोनॉमिक्स का ही ब्रांचेस है, जिसमें हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका जो डिफरेंट आप कह सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे कंट्रीज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्री में जो डिफरेंट कह सकते हैं डिमांड्स है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको सबसे पहले एनालिसिस करना, उसकी स्टडी करना, उस पर भिन्न भिन्न प्रकार के पॉलिसी का निर्माण करना और तब अपने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना, जिससे कि हम कह सकते हैं कि वेयर वी कैन आल्सो डिस्कस अबाउट द क्वालिटी, बिकॉज वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी एंड क्वालिटी मेंटेन्स क्वालिटी ऑलवेज फुलफिल्स इट्स डिमांड। तो हम सभी को पता है कि यदि हम अपने क्वालिटी को फुलफिल करेंगे, यदि हम क्वालिटी को बहुत अच्छे प्रोडक्ट कैरेक्टराइज करेंगे, तो इससे क्या होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा क्या होता है डिमांड बढ़ने लगता है। तो जब डिमांड बढ़ेंगे तो माइनस में हमें सप्लाई करने की आवश्यकता हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है, ध्यान दीजिएगा, तो इससे हमारे जो प्रॉफिट होंगे, तो प्रॉफिट हमारे क्या होंगे कि जो सबसे पहला तो हमारा जो फॉरेन ट्रेड है, तो फॉरेन जो हमारा ट्रेड है ये हमारा सरप्लस हो सकता है, पहली बात। दूसरा यदि हम बात करें तो हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज भी हमारे पास आ सकता है। तीसरी बात जो हम बीओपी की बात करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात करें, तो ये भी हमारे पास एक अच्छा खासा हो सकता है। उसके बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड की यदि बात करें, बीओटी की बात करें, ये भी इट मीन टू से कि यदि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अच्छी आइडेंटिटी बनाना होता है, रिकग्निशन बनाना होता है, पहचान बनाना होता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम इंटरनेशनल जो हमारे पैरामीटर्स हैं, इंटरनेशनल जो डिमांड है, वे सारे चीजों को हमें स्टडी करनी होती, और वह स्टडी करके एज पर द डिमांड वी हैव टू प्रोड्यूस आवर गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह से कह सकते हैं कि हमें एक पहचान बनाने में इसकी एक मदद मिलती है, जिसके द्वारा हम अपने इकोनॉमी को इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से हम कह सकते हैं अपनी इकोनॉमी को क्या करेंगे, तो बूस्टअप करेंगे। तो ये बूस्टअप करने में हमें सबसे ज्यादा मदद करती है। दूसरी फॉर्म क्या होती है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि बहुत ऐसे सारे चीज डिफेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हम करने में असमर्थ होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जब हम इंटरनेशनल जब हम ट्रेड करते हैं, फॉरेन ट्रेड करते हैं, तो फॉरेन ट्रेड में कुछ ऐसे भी चीजें होती है जिससे हमें सीखने का अवसर प्राप्त होता है, अपॉर्चुनिटी वी कैन आल्सो गेन। ओके, ऑन दैट अपॉर्चुनिटी वी कैन find out what is the consequent result of that particular things and which types of activity must be renamed, must be we can say re-fulfillment to our institutions। तो उस आधार पे हम अपने इकोनॉमी में एक नए अफेयर्स को कर सकते हैं, एक नए टेक्नोलॉजी को कर सकते हैं, इनोवेटिव आइडियाज को आप कर सकते हैं, उसमें हम फुलफिल कर सकते हैं, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और हमारी एक डिमांड और हमारी एक पहचान में निखरता आ सके।
तो इस तरह की चीज जो होगा ये हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करेंगे। चौथी यदि इंफॉर्मेशन हो, पांचवी की यदि हम बात करते हैं अदर में, तो एक हमारा होता है इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स। इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स। अब प्रश्न होता है इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स क्या होती है? तो इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स का मतलब होता है दिस इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स वेयर वी कैन स्टडी अबाउट द हाउ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। यानी वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, वर्ल्ड की इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी का क्या स्थान होता है, टेक्नोलॉजी कैसे हमारे इकोनॉमी में एक कर सकते हैं, अलग से बदलाव दे सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकती है, ये सारे चीजों को हम स्टडी कर सकते हैं। बट देयर इज सम चैलेंजेस वी हैव टू आइडेंटिफाई। तो वहां पर कुछ हमें चुनौतियां का भी सामना करना पड़ता है, बिकॉज if you are talking about the information economy, in that scenario we can, it is easy to create, ये तो बहुत आसान है क्रिएट कर देना, बट हार्ड टू ट्रस्ट। लेकिन पता नहीं कि जो आपने टेक्नोलॉजी समझ के आए हैं वह टेक्नोलॉजी ऐसा तो नहीं है कि आप क्रिएट तो कर लिए लेकिन उसका आउटपुट पॉजिटिव ही आ सके, बिकॉज यू ऑल आर नोविस, यू ऑल आर इनिशिएटिव्स। तो ऐसे सेंस में क्या होता है कि हमारा रिजल्ट जो होती है वो हमारा ट्रस्ट वर्दी भी हो सकता है और अनट्रस्ट वर्दी भी हो सकता है। इन द सेकेंड फॉर्म इफ आर टॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस, तो दूसरे चैलेंज में कर सकते हैं इट इज इजी टू स्प्रेड, यह फैलने के लिए बहुत आसान है, हर देश के साथ जुड़ने के लिए तो बहुत आसान है, बट हार्ड टू कंट्रोल, लेकिन इसको कंट्रोल करना एक टफ हो जाती है। तो मुख्य रूप से यदि बात करें तो जो हमारा इंफॉर्मेशन जो हमारा इकोनॉमिक्स होती है, तो इसमें हमारा दो चैलेंजेस होता है, और इस चैलेंजेस को यदि हम अपने आप को स्टडी कर लिया, मीन टू से वी ऑल आर फुलफिल्ड एंड वी ऑल आर गोइंग थ्रू द सरप्लस ऑफ आवर इकोनॉमी। छठा जो हमारा इसमें सिक्स फॉर्म का जो इकोनॉमिक्स होता है, इसमें कह सकते हैं हमारा डेमोग्राफिक होता है। डेमोग्राफिक इकोनॉमी, डेमोग्राफिक मीन टू से वेयर वी कैन डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन, जहां पर हम अपनी जनसंख्या को बात करते हैं, यानी जनसंख्या को देखते हुए इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स, दूसरे फॉर्म में आप कर सकते हैं। तो जो जनसंख्या हमारी है उस जनसंख्या को देखते हुए जनसंख्या की क्या एप्लीकेशंस हैं, जनसंख्या क्या एप्लीकेशंस ऑफ डिमांड ऑफ द इकोनॉमिक्स हैं, ठीक है। तो ये सारे जो ह्यूमन पॉपुलेशंस होते हैं, जैसे आप उसकी साइज देखिएगा, उसकी जो ग्रोथ होती है उसको देखिए, उसकी डेंसिटी जो होता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशंस होती है, उसका जो वाइटल आप कह सकते हैं जो स्टैटिस्टिकल जो फॉर्म होती है, ये सारे चीज़ों को देखते हुए हम अपने इकोनॉमी का एक जो स्टेबिलिटी देते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है, डेमोग्राफिक इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो दोज आर द अदर ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड। यहां तक सबको क्लियर हो गया, तो हम आगे बढ़ेंगे। यस सर। नींद तो नहीं ना आ रही है? अब हम बात सर करें सेकंड वाले को एक बार थोड़ा बता देते। सेकंड वाला मीन 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 ए बिहेवियरल। बिहेवियरियल। हाँ बिहेवियरल जी का सर। हाँ बिहेवियरल का मतलब क्या हुआ कि हमारे समाज, जैसा कि हम अब चलिए इसको आप और डीप में पढ़िए। हमारे देश की यदि हम राष्ट्रपिता की बात करते हैं, महात्मा गांधी जी की बात करते हैं, तो गांधी जी ने क्या कहा था कि हमारी जो इकोनॉमी होना चाहिए वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी, यानी समाज को देखते हुए निर्माण कीजिए, ठीक है। क्योंकि हमारे देश की जो आत्मा होती है गाँव में निवास करती है, सबसे पहला। दूसरी बात हम कहें कि हमारे इंडियन जो हमारी इकोनॉमी शुरू से जो रही है वह खास तौर पे एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर एलाइड डिपेंडेंट हमारी इकोनॉमी रही है। तो समाज का क्या डिमांड है, तो समाज का डिमांड सबसे पहले अभी वर्तमान में क्या देखिए, अभी हमारे यहाँ दिवाली हुई थी, तो दिवाली में क्या चाहिए, तो दिवाली में मिट्टी का दिया चाहिए था, चुकिया चाहिए था। इसी चीजों को क्या करा, चाइना ने स्टडी कर लिया कि भारत में इस तरह के चीजों की आवश्यकता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने चिमनी मिट्टी को बना करके भारत में प्रोडक्ट करके बेच दिया। तो धीरे धीरे जो हम अपने देश की जो हमारे बने हुए या कह सकते हैं हमारे देश के जो पुअर फैमिली जैसे कुम्हार भाई साहब जो बनाते थे, इससे हमारे रिश्ता टूटते गया, ठीक है। जिसके कारण ये चाइना ने स्टडी कर लिया कि भारत में इस तरह की चीजों को यदि भेजें, क्योंकि वो हमारी जो कॉग्निटिव थी, कॉग्निटिव का मतलब होता है जो हमारे आंतरिक जो सोच था, इस आंतरिक सोच को उन्होंने स्टडी कर लिया और स्टडी करके इंडिया में उन्होंने प्रोडक्ट करना चालू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, हमारे इकोनॉमी पे बहुत बड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़े। मिंटू से कि वैसी इकोनॉमी को निर्माण कीजिए, यहाँ के लोगों को सोच देखिए कि क्या डिमांड करता है, यहाँ के लोगों को देखिए उसके समाज क्या खोजता है। सामाजिक हमारे पास कुछ परंपरा हैं, कुछ ट्रेडिशंस हैं, उस ट्रेडिशंस के आधार पर जो गुड्स एंड सर्विस है उसका आप मैन्युफैक्चर्ड कीजिए।
तो ये जो होती है अब किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं पॉजिटिव रिफॉर्म्स को दे सकता है। अब समझ में आया या नहीं? यस सर। यस सर, एकदम सिंपल से कॉन्सेप्ट है, ज्यादा टफ नहीं है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अभी हमने ब्रांच किया, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात करेंगे। अब जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसकी हम टाइप्स बात करेंगे। यदि टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले हम इसको बात करें तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार को लेंगे, फिर इसका अदर सोर्सेज जो अनेक बताएंगे, जैसे अभी हमने सोर्सेज को बताया। तो यदि हम सबसे पहले इसको टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो सबसे पहला जो इसमें होता है वो होता है हमारा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। दूसरा जो होता है वो हमारा होता है स्टेट इकोनॉमी, और तीसरा जो होता है वो हमारा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब बात हम करेंगे 3 तरह की, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है, स्टेट इकोनॉमी क्या होता है और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, और दीज आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब प्रश्न होता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एक्चुअली इट वाज कंप्लीटली एडवोकेटेड बाय मिस्टर एडम स्मिथ। यानी जो हमारा कह सकते हैं कि जो हमारा खास तौर पर जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का विचार जो था यह मुख्य रूप से एडम स्मिथ साहब के द्वारा दिया गया था, जो एक स्कॉटलैंड के फिलोसोफर तथा इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने एक जो किताब 1776 में द वेल्थ ऑफ जो नेशन जो इन्होंने दिया था, उसके आधार पर वर्ल्ड की इकोनॉमी को इन्होंने मुख्य रूप से कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की ओर ले जाने की कोशिश किया। अब बात होती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है। इसकी यदि हम कैरेक्टराइजेशन की बात करें, इसकी वर्च्यू की बात करें, इसको गुणात्मक बातों करें, तो गुणात्मक क्या होती है कि इसमें जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट हमारा इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव का मतलब सरकार है लेकिन सरकार सक्षम नहीं है किसी भी चीजों को करने के लिए। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लाइक जैसे हमारा क्या प्रोडक्शन क्या करनी है, प्रोडक्शन कितना करनी है, यानी प्रोडक्शन क्या करनी है, यानी वाट कर दिया क्या करनी है, कितना करनी है यानी हाउ मच या हाउ मैनी कर दिया, प्रोडक्शंस का क्या प्राइसेस होंगे, ये सारे के सारे जो एक्टिविटीज थे ये सारे के सारे प्राइवेट हाथों में दे दी गई। तो प्राइवेट हाथों में देने के कारण क्या हुआ, क्योंकि एडम स्मिथ साहब ने कहा कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब होता है नॉट लेजर्स फेयर। ध्यान दीजिएगा, नॉट लेजर्स फेयर। नॉट लेजर्स फेयर का मतलब होता है अहस्तक्षेप की नीति। अहस्तक्षेप का मतलब हुआ कि किसी भी प्रकार के आप इसमें हस्तक्षेप ना करें, यानी नॉट इंटरफेयर। अब समझ में आया होगा। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में सबसे पहला हमारा था नॉट इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार की इसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होगा, सरकार का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगी। और हस्तक्षेप न होने के कारण क्या हुआ कि प्रोडक्ट क्या करनी है, प्रोडक्शन कितनी करनी है, प्रोडक्शन का मार्केट प्राइस क्या होगा, तथा इसमें हम कितना इन्वेस्टमेंट करें, ये सारे के सारे जो थे प्राइवेट हाथों में थे, निजी क्षेत्र के हाथों में थे। दूसरी महत्वपूर्ण यदि हम बात करें तो अब यहां पर प्रश्न बनती है कि एडम स्मिथ साहब ने कहा कि मैं ऐसी इकोनॉमी का जन्म देना चाहता हूं जो एक वेलफेयर इकोनॉमी होगा। अब वेलफेयर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, कल्याणकारी। और कल्याणकारी का मतलब क्या होता है कि जहां पर कोई लेजिस फेयर नहीं है, यानी हस्तक्षेप नहीं है। अब अपने आप में सोचे कि अपने आप में एक डिस्प्यूट का मामला बनता है या नहीं। एक कहते हैं कि हम एक वेलफेयर इकोनॉमी भी बनाएंगे, और दूसरी तरफ कहते हैं कि आप हस्तक्षेप भी मत करो। तो जब हस्तक्षेप नहीं करना है, यानी यहाँ ऑटोनोमस अपना चलता है। ऑटोनोमस किनकी चल रही थी, प्राइवेट सेक्टरों की चल रही थी। क्या प्रोडक्ट करने, कितना करने, उसका क्या दाम होगा। इन्होंने क्या किया, मुख्य रूप से यहाँ पर जितने भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे, निजी क्षेत्र के जो इन्वेस्टर्स थे, इन्होंने क्या किया कि मार्केट में केवल शोषण करने का कोशिश किया। जो गरीब थे गरीब रह गए, द पुअर मेड पुअरर, और द रिच मेड रिचर। तो इसमें क्या हुआ, जो गरीब थे गरीब होते गए, अमीर जो थे अमीर होते गए। लेकिन किसी भी यदि हम वेलफेयर इकोनॉमी की बात करते हैं तो कल्याणकारी अर्थव्यवस्था जो होती है सभी को एक बराबर यानी इक्वालिटी का राइट्स देता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हम बात करें कि जो हमारा ये खासतौर पे जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी, ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहीं ना कहीं जो हमारी इक्वालिटी की जो राइट्स होती है वो कहीं ना कहीं इसका ये हनन कर रहा था। ओवरऑल यदि इसकी चर्चा करें तो दूसरे बात में उन्होंने कहा कि हम वेलफेयर इकोनॉमी बनाएंगे ऑन द बेस ऑफ कॉम्पिटिशन बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ऑन द बेस ऑफ कॉम्पिटिशन।
तो हाँ कंपटीशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सबका सब प्राइवेट इन्वेस्टर्स है, जिनके पास ज्यादा से ज्यादा कैपिटल होगा वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट करेंगे। तो इससे ये हम नहीं कह सकते कि कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन आई, लेकिन जो वेलफेयर इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट था यह वेलफेयर इकोनॉमी नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर जो ऑटोनोमस की जो बात होती है, ऑटोनोमी की जो बात होती है, स्वायत्ता की बात होती है, ये पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर के हाथों में था। इन्होंने पूरा का पूरा कह सकते हैं मार्केट जो थी, गुड्स जो था, सर्विसेज, ये अपने मुताबिक आप कह सकते हैं इन्होंने प्रोडक्ट किया, उसका दाम बनाया तथा इन्होंने मार्केट में बेचने का कोशिश किया। इससे क्या हुआ कि मार्केट जो थी ये पूरा का पूरा शोषण हुआ, एक्सप्लॉइटेड हुई। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि उस समय यदि एडम स्मिथ साहब की कॉन्सेप्ट को देखें तो मुख्य रूप से उस समय के जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी था, और डेवलप इकोनॉमी में कौन था, तो उस समय हमारा यूएसए था, यूके आप ले लीजिएगा, जर्मनी को आप ले लीजिएगा, जापान को आप ले लीजिए, सिंगापुर को ले लीजिए। तो ये सारे जो मुख्य रूप से इकोनॉमी थे, मतलब कह सकते हैं बहुत ज्यादा मेजोरिटी में नहीं थे, लेकिन यहाँ बहुत कम ऐसे नेशंस थे जो मुख्य रूप से कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की ओर गए, जो उस समय ही बहुत ज्यादा डेवलप थे। लेकिन वर्ल्ड के आधार पर देखिए तो पूरे दुनिया में ये जो इकोनॉमी थे, ये इकोनॉमी नहीं चल पाई। कारण क्या था, अब इसके आगे हम सेकंड फॉर्म में बता रहा हूं। तो सेकंड हमने फॉर्म इसमें दिया स्टेट इकोनॉमी। स्टेट इकोनॉमी क्या था, स्टेट इकोनॉमी में सबसे पहले यहाँ पर सुप्रीमो जो कह सकते हैं, हेड जो कह सकते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट को कर दी गई। यानी गवर्नमेंट यहाँ पर कंप्लीटली इंटरफेयर फॉर्म में आ गई। इंटरफेयर का मतलब हुआ गवर्नमेंट के पास ये राइट्स थी, अधिकार थी हर चीजों को कंट्रोल करने का। कंट्रोल मीन टू से किसी भी इन्वेस्टर्स को क्या प्रोडक्ट करनी है, कितना प्रोडक्ट करनी है, मार्केट में उसका क्या प्राइस होगा, वो कितना इन्वेस्टमेंट करेगा, ये सारे के सारे जो गतिविधि एक्टिविटीज थी, ये सारे एक्टिविटीज हमारी किसके पास चलेगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास चलेगी। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब हुआ, या दूसरे फॉर्म में कह सकते हैं कि जो भी आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, वे पूरे के पूरे रिसोर्सेज पे यदि सरकार की स्वाधीनता या सरकार की जो ऑटोनोमस चलता है, वो हमारा स्टेट इकोनॉमी होता है। स्टेट इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट था वो कार्ल मार्क्स साहब ने दिया था, ध्यान दीजिएगा। कार्ल मार्क्स साहब ने दिया, आपको पता होना चाहिए कार्ल मार्क्स ने दास प्रथा किताबें लिखे थे। जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1917 में हो रहा था, तो 1917 के दौरान आप कह सकते हैं, बोल्शेविक रेवोल्यूशन के दौरान कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले स्टेट इकोनॉमी के दिया। और स्टेट इकोनॉमी जो थी, दिस वाज कंप्लीटली एंटी द सिस्टम ऑफ द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का कह सकते हैं पूरा का पूरा विरोध, या कह सकते हैं एकदम उल्टा, ऑपोजिट इन्होंने कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। जहां पर यहाँ पर गवर्नमेंट हमने इनएक्टिव देखा, जहां पर सरकार किसी भी प्रकार की एक्टिव नहीं थी, किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं कर रही थी, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि गवर्नमेंट क्या कर रही थी, इंटरफेयर कर रही थी। इज इट ओके? तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो स्टेट इकोनॉमी थी, स्टेट इकोनॉमी में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो वेलफेयर की कॉन्सेप्ट हो रही थी, यहाँ पर गवर्नमेंट को जैसे ही स्टेब्लिशमेंट कर दी गई, इसका एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स देखने को मिला। बट आफ्टर क्या हुआ कि आगे चल करके जो हमारा स्टेट इकोनॉमी थी, यह स्टेट इकोनॉमी मुख्य रूप से अकॉर्डिंग टू द कह सकते हैं कुछ ऐसे विचार आते हैं, और उस विचार के आधार पर यह इकोनॉमी जो था आगे जाकर के ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। और बढ़ती है तो सबसे पहला इसका जो होता है वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी की ओर जाती है, और दूसरा जो होता है वो हमारा कम्युनिस्टिक इकोनॉमी की ओर जाती है। सोशलिस्टिक जो इकोनॉमी थी, यानी समाज को देखते हुए अर्थव्यवस्था का निर्माण करना, या आप कह सकते हैं कि किसी भी देश के जो आपके रिसोर्सेज हैं, और रिसोर्सेज पर व्यक्तियों का भी उतना ही अधिकार दिया गया। तो यह खासतौर पर उस समय का जो यूएसएसआर था, इन्होंने सोशलिस्टिक इकोनॉमी को अपनाया, और कम्युनिस्टिक जो इकोनॉमी थी, इसको उन्होंने चाइना अपनाया। कम्युनिस्टिक इकोनॉमी में सर्वे सर्वा कह सकते, ऑल इन ऑल जो था वो गवर्नमेंट थी, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर जो आप कह सकते हैं, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वहाँ की जो जनसंख्या या वहाँ की कह सकते जो पब्लिक को यहाँ पर दी गई। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी, वर्ल्ड की इकोनॉमी को मुख्य रूप से स्टेट इकोनॉमी जो था वो आगे जाकर के हमारा दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक सोशलिस्टिक होता है, कम्युनिस्टिक होता है। और चाइना की जो नीति थी, कम्युनिस्टिक की जो नीति थी, ये बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं रिजिड था। और रिजिड होने के कारण क्या हुआ कि चाइना की जो इकोनॉमी था, इसके साथ विश्व की जो अर्थव्यवस्था थी, विश्व के जो इन्वेस्टर्स थे, विश्व की जो टेक्नोलॉजी था, या कह सकते हैं एफडीआई डायरेक्ट शब्दों में कह दीजिए, फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट थी, चाइना के साथ नहीं जुड़ पा रहे थे, किंतु इनका जो लॉ एंड ऑर्डर थी वो बहुत ज्यादा टफ था।
और इसी के कारण चाइना में एक नया बदलाव हमने देखा कि लगभग 1984 टू 85 1984-85 में जिस तरह से इसकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जनसंख्या तो तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन इसकी जो जनसंख्या का जो फुलफिलमेंट होनी चाहिए, चाहे रोजगार की बात करें, इनकम की बात करें, या और जो जनसंख्या की जो नीड होती है, बेसिक नीड्स होती है, उसकी बात करें, ये कहीं ना कहीं फुलफिल करने में चाइना अपने आप में असमर्थ हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया, 1984 टू 85 इन्होंने क्या किया कि इससे पहले यदि देखेंगे तो यूएसएसआर ने सबसे पहले अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म किया था। उसके बाद चाइना ने 1984-85 में ओपन डोर पॉलिसी अपनाता है, नाम था इसका ओपन डोर पॉलिसी। इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी के आधार पर वर्ल्ड के जो इन्वेस्टर्स थे, वे वर्ल्ड के इन्वेस्टर को इन्होंने आह्वान किया, अनाउंसमेंट देता है कि जस्ट एक्चुअली आई मेड माई इकोनॉमी लिबरल, मैं अपनी इकोनॉमी को लिबरल कर दिया, यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट, यू कैन कम टू माई आवर नेशंस एंड इन्वेस्ट, आई विल प्रोटेक्ट यू, आई विल प्रोवाइड यू प्रोटेक्शंस एंड सिक्योरिटी। तो इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी के आधार पर विश्व की जो अर्थव्यवस्था थी, विश्व की जो इन्वेस्टर्स थे, वे सारे को इन्होंने अट्रैक्ट किया कि आप आइए मेरे यहाँ, आप मेरे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, इंडस्ट्रीज लगाइए, मैं आपको सुरक्षा प्रदान करूंगा, मैं आपको प्रोटेक्शंस दूंगा, आपको मैं प्रशासनिक जो भी प्रक्रियाएं होंगी वो मैं आपके साथ रहूंगा। मतलब कह सकते हैं ओवरऑल कि इन्होंने 1984 टू 85 के दौरान अपनी इकोनॉमी को इन्होंने लिबरल बनाने की कोशिश किया। दिस इज द रीजन दैट लगभग देखा जाए तो चाइना और इंडिया दोनों एक साथ आजाद हुए हैं। वो आजादी के बाद देखा जाए कि चाइना कहाँ चला गया, हम कहाँ पर हैं, क्योंकि हमने हमारा जो इकोनॉमी में रिफॉर्म हुआ, हमने देखा 1991 में हमारा रिफॉर्म हुआ जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी, और उस समय मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय दिया गया था। तो भारत में जो एलपीजी का कॉन्सेप्ट आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट आता है, तो ये हमारे यहाँ जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो 1991 में नरसिम्हा राव जी के द्वारा लाया गया, उस समय इसमें रिफॉर्म लाया गया। लेकिन जो एक कह सकते हैं एक स्पीड वे में, एक सकारात्मक फॉर्म में जो कार्य होनी चाहिए था, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा से नहीं हुआ, जिसके कारण भी अभी हम कह सकते हैं कि जो रिफॉर्म हम एक्सपेक्ट कर सकते थे अपने देश से, कहीं ना कहीं इसको करने में हम असमर्थ हुए। उसके बाद हम देख रहे हैं वर्तमान में कि 2014 में जब पीएम मोदी जी का प्रधानमंत्री जैसे ही इन्होंने बना, तो इन्होंने भी विश्व के सामने यही कॉन्सेप्ट को लाया कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, मैं आपको सिक्योरिटी यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूंगा। तो कहने का मतलब है कि जो चाइना की जो एजेंडा था, चाइना की जो पॉलिसीज थी, जो उन्होंने 1984 टू 85 में जो उन्होंने स्टडी कर लिया, वो स्टडी करने के बाद अपनी इकोनॉमी में बहुत बड़ा बदलाव किया, रिफॉर्म किए, तो उस आधार पर भी भारत भी उसी रास्ते पर चल रहा है, इसमें नो डाउट, इसमें हम किसी प्रकार का संशय नहीं कर सकते। अब बात होती है कि यदि हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने देखा कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में केवल हमने पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को देखा, निजी क्षेत्र यहाँ पर थे। यहाँ पर हमने देखा कि स्टेट मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट है यानी पब्लिक की हमने बात कर लिया। और जो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट की हम यदि बात करें, तो मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट, इसके अलावे थोड़ा सा और मैं आपको एक चीज को और बता देना चाहूंगा, इससे थोड़ा सा पहले आप हम लोग चलते हैं। तो यदि यहाँ पर जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी, ये दो चीजों को हम चर्चा जैसा किया था, ठीक है। तो जो यहाँ पर हमने मैक्रो इकोनॉमी की चर्चा की थी, ठीक है, कहाँ पर है मैक्रो इकोनॉमी, तो मैक्रो इकोनॉमी एक चीज और जानिएगा। तो मैक्रो इकोनॉमी जो था, मैक्रो इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट था, ये मैक्रो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट देने वाले जॉन मेनार्ड केन्स थे, याद देखिएगा, जॉन मेनार्ड केन्स थे। इसके पीछे रीजन समय हुआ कि आगे हम इनके बारे में चर्चा करने वाले थे। तो मैक्रो इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट था जॉन मेनार्ड केन्स ने दिया था, और इन्होंने जो दिया था, जॉन मेनार्ड केन्स का जन्म जो हुआ था 1883 में हुई थी, और मृत्यु इनका 1946 में हुआ था, 1946 में हुआ था, ये ध्यान दीजिएगा। और इन्होंने क्या किया कि एक इन्होंने किताब लिखा था, जिस किताब का नाम था थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ध्यान दीजिएगा, इनकी किताब का नाम था थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस किताब के आधार पर इन्होंने सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन हमने क्या देखा कि दोनों के बीच में जो तुलना हुआ, डिफरेंस हुआ, वो रैगनर फिच ने किया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगला जो हमारा नाम आया, जिनका हमने नाम बताया जॉन मेनार्ड केन्स का, अब इनके बारे में मैं यहाँ थोड़ा सा चर्चा करने वाला था। तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी की यदि हम बात करें, तो मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो कॉन्सेप्ट था, इस मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट जॉन मेनार्ड केन्स ने दिया था।
ध्यान दीजिएगा। और जब 1930 या 1929 टू 1930 की यदि बात करें, जैसे कि विश्व में जिस तरह से ग्रेट डिप्रेशन हुई थी, महामंदी का जब शिकार हुआ, तो उस समय से कह सकते हैं 1929-30 में जब जैसे ही महामंदी के दौर हुआ, महामंदी के दौर से ही इकोनॉमी के एक ऐसे सॉल्यूशन की खोज किया जा रहा था जिसके द्वारा वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी, वर्ल्ड की इकोनॉमी किसी न किसी तरह से एक सही स्टेबिलिटी की ओर बढ़ सके। और उसी के दौरान हम कह सकते हैं जॉन मेनार्ड केन्स ने जो कॉन्सेप्ट दिया था मिक्स्ड इकोनॉमी का, जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले 1924 टू 28 1924 से 28 की बात करें तो सबसे पहले जो मिक्स्ड इकोनॉमी की जो कैरेक्टराइजेशन होता है, या कह सकते हैं इसका जो भिन्न भिन्न प्रकार स्ट्रक्चरल जो फॉर्म होती है, जो इसकी जो पॉलिसी होती है, इस पॉलिसी को 1924 से 28 के दौरान हम कह सकते हैं कि फ्रांस ने सबसे पहले अपना लिया था। बट यदि हम बात करते हैं एशिया में, तो एशिया जो हमारा कंटिनेंट है, एशिया कंटिनेंट में अंग्रेजों की जो चंगुल यानी गुलामी औपनिवेशिकतावाद जो चल रही थी, उस औपनिवेशिकतावाद से छुटकारा पाने के बाद यानी आजादी होने के बाद, इंडिया इज द फर्स्ट नेशन हु दैट एक्सेप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी। यह भारत एक पहला राष्ट्र होता है कि 1947 में जैसे ही इसकी आजादी मिलती है, आजादी होने के बाद इन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होती है कि जहां पर हमारा पब्लिक भी है और जहां पर हमारा प्राइवेट भी है, यानी जहां पर हमारे सरकार भी है और जहां पर हमारा निजी क्षेत्र भी है, दोनों की कोलैबोरेशन से जिस इकोनॉमी का जन्म दिया जाता है, जिस इकोनॉमी को ओरिजिन किया जाता है, बाय विच जो देश की हमारी जनसंख्या है मस्ट बी फुलफिल्ड बाय देयर बेसिक नीड्स, नॉन बेसिक नीड्स। तो उनकी जो नीड्स और बेसिक नीड्स है, वो सारे चीजों को जो फुलफिल की जाती है, ये सारे जो एक्टिविटीज होते हैं वो हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तो सबको क्लियर है? यस सर। तो Yes, आज sir. हम लोग यहीं तक क्लास सर रखते हैं। हाँ बोलिए, कोई क्वेश्चन है बोलिए, पूछिए। ग्रेट या सर मिक्स्ड इकोनॉमी फ्रांस अडॉप्ट किया था तो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे वो भी अफेक्टेड हुआ था? ओवरऑल मतलब ये वर्ल्ड भी हमने बताया कि 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन हुई थी, ठीक है, महामंदी जो हुआ, ये महामंदी केवल हमारे भारत में नहीं हुई, पूरे वर्ल्ड में हुआ था। और पूरे वर्ल्ड में होने के कारण कह सकते हैं कि वर्ल्ड के जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे, या कह सकते हैं वर्ल्ड के जो बड़े बड़े रिफॉर्मर्स थे, वे सारे के भिन्न भिन्न प्रकार का समिट हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ, सिटिंग हुई, और सिटिंग के आधार पर उन्होंने ऐसे ऐसे इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट डेवलप किए कि हमारी इकोनॉमी सबसे अच्छी कैसी। और उसी के दौर में हमने देखा कि एडम स्मिथ साहब ही अपना किताब दिया, और इनकी जो 1776 में जो किताब दी गई थी, इसी को उसी के दौर में हम कह सकते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के रूप में इसको स्वीकार किया गया। उसके बाद हमने देखा जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की जो कॉन्सेप्ट थी, इसको पूर्ण रूप से क्रिटिसाइज की गई कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स कौन थे? जर्मनी का एक फिलोसफर थे, पता होगा आपको, ठीक है। yes, sir. तो ही वॉज द जर्मन फिलोसफर, ठीक है, एंड इकोनॉमिस्ट टू, ये दोनों थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, ये फिलोसफर भी थे। तो इन्होंने क्या किया कि जो मुख्य रूप से कैपिटलिस्टिक एडम स्मिथ के द्वारा दी गई थी, तो इसको इन्होंने पूर्ण रूप से क्रिटिसाइज किया। और क्रिटिसाइज क्यों ना करें, आपने भी देखा कि जिस तरह से उनकी कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो रहा था, टूट रहा था। और वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी, हम कह सकते हैं कि जैसे ही मिक्स्ड इकोनॉमी का जब कॉन्सेप्ट आया, और अभी हम वर्तमान की यदि बात करें तो लगभग 1990 के दशक की आप बात करें, 90 तक, और 90 के बाद की हम यदि चर्चा करें तो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी जो भिन्न भिन्न फॉर्म में चल रहे हैं, तो कुछ कैपिटलिस्टिक था, कुछ स्टेट में, कुछ सोशलिस्टिक था, कुछ कम्युनिस्टिक था। अंततः अभी हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है लगभग मिक्स्ड इकोनॉमी की ओर आ चुका है। ये चीजों का अभी आप ध्यान दीजिएगा। आगे इसमें कुछ और हमारे एक्स्ट्रा पढ़ने को होंगे, अदर्स पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमीज होंगे, वो अदर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जो होंगे उसकी चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। इज इट ओके? बोलिएगा। यस सर। और कोई क्वेश्चन है किसी का? सॉरी सर, आवाज ब्रेक हो रहा है। और कोई किसी का कोई क्वेरीज है? नो सर। ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में फिर मिलते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का क्लास कब कीजिएगा? इसके बाद इकोनॉमिक्स कंप्लीट होने के बाद। सर कंप्लीट होने के बाद? अच्छा ठीक है, अगले वीक में हम पॉलिटी कर लेता तो हूँ, ठीक उसका है? क्लास में लेते हैं। ठीक है, अगले वीक में मैं पॉलिटी पढ़ा ओके देता हूँ। सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम।